सुनते गाइस, हम लोगों ने अभी तक सारे लिक्विड वाले यूनिट खत्म कर दिए, ठीक है। मतलब पहला जो 3 यूनिट था वो लिक्विड टर्बाइन से, दैट वाज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, एंड जो 5th यूनिट हमने किया दैट वाज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ये सारे के सारे यूनिट पानी से डील करते थे, वाटर। ओके, अभी तक सिर्फ वाटर का यूनिट था। अभी 2 यूनिट बचे हैं जिसमें ये 4th यूनिट है एंड देन 6th यूनिट है। 6th यूनिट रिलेटिवली छोटा है, 4th यूनिट रिलेटिवली टफ है। ओके, टफ है रिलेटिवली ये। इसमें बहुत सारे आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाने पड़ेंगे। इट विल बी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इट विल बी समथिंग अबाउट नोजल्स। गैसेस में नोजल अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। गैसेस में नोजल अलग बिहेव करते हैं, लिक्विड के नोजल अलग होते हैं, उसे समझना है। स्टीम टरबाइन बोल के ये यूनिट है जिसमें पहले वाटर से स्टीम बदलता है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, एंथैल्पी के रिलेशन। आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके अलावा आप लोगों को नोजल में कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। एंड देन स्टीम टरबाइन पे जाएंगे, जहां पे 2 तरह के स्टीम टरबाइन है, एक इंपल्स स्टीम टरबाइन है और एक रिएक्शन स्टीम टरबाइन है। इंपल्स में कंपाउंडिंग बोल के एक टॉपिक आता है, उसमें वो सिखाना है। तो आज के दिन हम लोग पहले बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखेंगे एंड देन उसके बाद में कंपाउंडिंग सीखेंगे। ओके, बिफोर कंपाउंडिंग वी विल टॉक अ बिट अबाउट नोजल्स। ये आज का हमारा स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर होगा। ओके, यूनिट होगा। लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। ओके, ध्यान देंगे। प्रसाद भाई गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करता हूं मैं, ध्यान देंगे बच्चे लोग। व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूं। व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा सा बातें करेंगे अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। 5 मिनट हम उस पर बातें करेंगे, which will be about thermodynamics। उसके अलावा आपको कुछ गीतेश देखो बीप बीप क्या लिख रहा है? गीतेश देखो, गीतेश बहुत बोल रहे थे ना गीतेश के बारे में। देखो ये आपका देखो स्टूडेंट देखो लो अभी उसको, क्या घर कर में रहे बोलो हो। उसके, घर में बोलो उसको, बोलो ना अभी, देखो अभी बोलो ना अभी, अभी को देखो, ठंडे पड़ गए। हाँ घबरा गए क्या अभी। करते उसे। देखो पसीना कितना है माथे पे, बोलो उसको अभी। बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी हाँ, तारीफ। गोदी गोदी पे बिठा उसको। और बिठाओ गोदी में उसको। मेरे को तो डाउट आता आपके, कड़ेवर। मेरे को डाउट आता आप पे और उस पे। भाई देखो, जो भी आता है वो तेरे पास रख। तेजस भाई, जो भी आ रहा है ना संभाल के रखो और छुट्टा उसका से। चलो सुनते गाइस, स्टीम टरबाइन के बारे में बातें। बिफोर वी गेट इनटू टरबाइन, लेट अस टॉक अबाउट स्टीम फर्स्ट। स्टीम के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए। ओके, स्टीम बनता कहां से? बॉयलर में बनेगा ये। ओके, ये बॉयलर में बनेगा। बॉयलर में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। ओके, बॉयलर में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, विच कैन बी फ्रॉम सम फ्यूल। हीट सप्लाई किया जाता है और साथ में वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर एंड हीट के कॉम्बिनेशन से आपको स्टीम मिलता है। अच्छा, स्टीम के 2 प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी हो सकते हैं, या तो सुपर हीटेड हो सकता है या तो सैचुरेटेड हो सकता है। स्टीम टरबाइन में मोस्टली सुपर हीटेड स्टीम भेजा जाता है। अब ये जो भी है इसको जरा एक बार समझते हैं एक टीएच डायग्राम में। ओके, टीएच डायग्राम में समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टीम बनता कैसे है। ओके, स्टीम बनता कैसे है, आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पता होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, देन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और कौन से प्रोसेस होते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये जितने भी आप लोगों ने नाम सुने हैं गाइस, इसमें कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक प्रोसेस, ऐसे वर्ड भी यूज किए जाते हैं। तो स्टीम कैन हैव ऑल दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। इतने सारे प्रोसेसेस स्टीम जा सकता है। लेकिन बॉयलर में स्टीम किस तरह का प्रोसेस जाता है, किसी को पता है? अगर पानी को हीट दो और पानी का स्टीम बने तो 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप किसी एक बर्तन में पानी रख दो। ओके, किसी बर्तन में पानी रख दो, उसको ओपन टू एटमॉस्फेयर रखो और उसको हीट सप्लाई करो, तो आपको स्टीम मिलेगा। दैट इज वन वे। या तो एक कोई तो पाइप रहेगा, जैसे आप लोगों ने हीट एक्सचेंजर पढ़ा था। हीट एक्सचेंजर में यहाँ से फर्नेस में से हीट निकलता है, चिमनी से बाहर निकलता है, इधर पानी एंट्री मारता है वाटर, और यहाँ से स्टीम बाहर आता है। ओके, वाटर एंड स्टीम। इधर आप पानी भर के रख दो और पानी को हीट सप्लाई करो और स्टीम बन के बाहर निकलता है। ये 2 तरीके से स्टीम बनाया जा सकता है।
इसको पूल बॉइलिंग बोलते हैं और इसको फोर्स्ड बॉइलिंग बोलते हैं। ओके, दो तरह का बॉइलिंग होता है, ये दो तरह का बॉइलिंग होता है। इसको पूल बॉइलिंग बोलते हैं, जहां पे एक बर्तन में पानी रख दो, हीट सप्लाई करो और स्टीम बन के बाहर निकलेगा। और एक तरह का फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है, जहां पे एक पाइप के अंदर पानी बहता रहता है और उसको हीट सप्लाई करते हो। ये इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है एचटी में पढ़ेंगे अपन, एक थ्योरी का पार्ट है। बट यस, दो तरह से स्टीम बनाया जा सकता है। ये दोनों भी केसेस में जब आप हीट देते हो स्टीम बनता है, वो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर होता है। बाय द वे, ये आपको पता है, सबको पता था ये? ओके, ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन्ड होता है, क्योंकि खुला एटमॉस्फेयर होता है। ये अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक में होएगा, ये अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। मतलब आप इसको लो प्रेशर में भी स्टीम भेज सकते हो, हाई प्रेशर में भी स्टीम भेज सकते हो। तो 99% स्टीम बनाने का तरीका यही होता है, स्टीम बनाने का तरीका यही होता है, जहाँ पे बॉयलर में भेजा जाता है पाइप के अंदर और फिर वहां से स्टीम बन के बाहर निकलता है, पानी जाता, स्टीम निकलता। ओके, दिस इज समथिंग विच इज प्रेफर्ड। लेकिन हाँ, दोनों भी केसेस में प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर होता है। ओके, शुरू करते हैं अभी आगे की। ये इसमें पानी के ऊपर क्या बीतती है वो समझना आपको भी, ठीक है? ध्यान देते हैं, इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो कुछ पूछना है तो बोल सकता है। सर बोलिए। ये वापस रिपीट करना कनेक्शन है भागते भागते आया बच्चे किधर से? क्या रिपीट करो डियर, बताना। सर। यही वाला अभी प्रेशर कांस्टेंट का। देखो, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है जब आप किसी पानी को हीट देते हो और उससे स्टीम बनाते हो, तो दो तरीके से स्टीम बनाया जा सकता है। दो तरीके से स्टीम बनाया जा सकता है। एक तरीका होता है जब आप बर्तन में पानी रख दो और नीचे से हीट सप्लाई करो, तो वो बर्तन में हीट आने की वजह से पानी को हीट मिलता है एंड देन स्टीम बनता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है मोस्टली, खुला हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, या फिर ये भी कांस्टेंट प्रेशर ही होता है। पाइप के अंदर भी पानी को फ्लो करवा के पाइप को हीट कर सकते हो आप, एंड वहां से भी स्टीम बनता है। ये प्रोसेस भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, यहां पर भी प्रेशर में बदलाव नहीं होता। और कुछ? हाँ सर, समझा। अच्छा, मैंने जो बातें बोली है, अगर इसको किसी को कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर दिमाग में कोई बातें हो तो दे कैन से या फ्री टू से। अगर कुछ नहीं है तो फिर आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ो। ये ग्राफ किसका बना रहे सर आप? ग्राफ बना रहा हूं टीएच डायग्राम। यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे एंथैल्पी। हीट दिया मतलब एंथैल्पी दिया। ओके, ऐसे याद रखना है, हीट दिया मतलब एंथैल्पी दिया। तो अभी मैं यहाँ पे पानी का स्टीम में कन्वर्जन करने वाला हूँ, पानी का स्टीम में कन्वर्जन करने वाला हूँ। मान लो आपके पास में कोल्डेस्ट वाटर जो रहेगा, कोल्डेस्ट वाटर का टेम्परेचर क्या हो सकता है? 0 डिग्री। परफेक्ट। मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, इधर ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। ओके, इस पॉइंट पे, अच्छा, मैं अगर हीट डाल रहा हूं तो मैं अभी हीट डालूंगा, तो मैंने क्या बोला पहले? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है। अच्छा, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को आप हीट देंगे, अगर आप इसको हीट देंगे, तो हीट देने से ये वाटर का क्या होगा? गर्म होगा, है ना? सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं इसको। वेरी गुड, इसको सेंसिबल हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप हीट देंगे तो ये पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मतलब इफ यू विल सप्लाई हीट, दिस वाटर विल एंड अप इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होता है इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है हीट देते वक्त। अगर ये लाइन वर्टिकल होता इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हीट नहीं दे रहे आप, मतलब हीट दिए भी ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका ये मतलब होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं होता है अनटिल अनलेस एक्सटर्नल वर्क सप्लाई किया जाए। एक्सटर्नल वर्क के बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब जैसे आप कंप्रेस कर रहे हो, तो आप कंप्रेस जब भी करते हो कोई भी चीजों को, तो बिना आप हीट दिए भी आप उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी बातें आती हैं, वो बाद में देखेंगे आप। फिलहाल के लिए आप लोग अभी यहाँ पे ये लाइन में ऐसे बनाया, इसका क्या मतलब है? ये लाइन ऐसे बनाने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। इसका मतलब है जब आप हीट देते हो तो उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है
टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि हीट देने की वजह से उसका एंथैल्पी बढ़ता है, इसलिए लाइन ऐसे गई ऊपर की तरफ। ये बढ़ता 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 मैक्स वैल्यू तक जो जाता है, मैक्स वैल्यू तक जो जाता है, उस टेम्परेचर को सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी है, उसको अगर आप हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 until that temperature becomes 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यू कैन हैव 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ऑन दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस का पानी हो सकता है। ओके, जैसे वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, जैसे वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन आप नहीं रुके। ओके, आप नहीं रुके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर या फिर सैचुरेटेड TS डिग्री सेल्सियस वाटर। अच्छा, मैंने 100 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हर प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर अलग होता है। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो ये TS की वैल्यू 100 होती। ओके, अच्छा, अब अगर आप हीट दे रहे हो और नहीं माने आप अगर अभी भी हीट दे रहे हो और आप माने नहीं, तो ये सैचुरेटेड वाटर जो है इसके साथ क्या होगा? कौन बोलेगा मुझे? लेटेंट हीटिंग। सैचुरेटेड वाटर को जब आप हीट देते हो तो सैचुरेटेड वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इंस्टेड उसका फेज चेंज होता है। मतलब अब अगर आप हीट दोगे, अब अगर आप एंथैल्पी उसको एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका फेज चेंज होगा। अच्छा, फेज चेंज प्रोसेस जो होता है, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता, इसीलिए अब आप जितना एंथैल्पी दोगे उतना पानी का फेज चेंज होगा, उतना पानी का फेज चेंज होगा। ओके, तो ये यहाँ पे से लाइन ऐसे बनाते जा रहा हूं। ओके, फेज चेंज होगा, जितना एंथैल्पी दोगे फेज चेंज होगा, जितना एंथैल्पी दोगे फेज चेंज होगा। अच्छा, ये लाइन का लेंथ का क्या मतलब है? ये लाइन का लेंथ का मतलब है कि अगर आपके पास में 1 किलो पानी था, 1 किलो पानी पर सेकेंड अगर फ्लो हो रहा है, 1 किलो पानी अगर पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, तो शायद उसमें आप थोड़ा हीट डालोगे तो थोड़ा सा पानी वेपर बनेगा, थोड़ा सा हीट डालोगे तो और बचा हुआ पानी हीट बनेगा। मिडवे का मतलब है इतना हीट जब डालोगे तो 50% पानी का स्टीम बना हुआ रहेगा, और जब आप यहां तक पानी में हीट डाल दोगे तो पूरा पानी का स्टीम बन जाएगा। ओके, मतलब अगर आप ये रास्ते तक ही पहुंचे, अगर हीट देते हुए, हीट दे रहे हो, इतना हीट अगर आपने सप्लाई किया उसको, इसका मतलब है उस जगह पे 50% वाटर रहेगा, 50% स्टीम रहेगा, 50% वाटर रहेगा, 50% स्टीम रहेगा, और उसको वेट स्टीम कहते हैं फिर, और उसका टेम्परेचर भी TS रहेगा। ये पूरे लाइन पे टेम्परेचर TS रहता है। अगर आप यहां तक हीट दे दोगे तो आपके पास में पूरी तरह से 100% स्टीम रहेगा जिसका टेम्परेचर TS रहेगा। सबको समझा इल्ला? हाँ। ओके, तो अगर आपने अब अगर हीट दिया तो ये हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता, इसको बोलते हैं TS डिग्री सेल्सियस का स्टीम। ये ड्राई स्टीम भी कहलाता है। ओके, इसको ड्राई स्टीम भी कहते हैं, ड्राई सैचुरेटेड। ड्राई स्टीम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक भी ट्रेस ऑफ वाटर नहीं रहता। यहां तक वाटर है, यहां तक वाटर है, यहां तक वाटर है, यहां तक वाटर है। ओके, तो इस बीच में आप लोगों को एक टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन, यहां से यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो रहती है वो 0 होती है। यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन बीचों बीच जो होती है वो 0.5 होती है, और यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ स्टीम है। 0.5 का मतलब 50% का स्टीम है उधर, 1 का मतलब 100% स्टीम है उधर, 0 का मतलब 0% स्टीम है उधर। यहाँ पे x की वैल्यू 0.25 रहेगी, मतलब 25% स्टीम है उधर। इधर 7.75 रहेगी, मतलब 75% स्टीम है उधर। तो x बताता है कि कितना परसेंट स्टीम है और बचा हुआ पानी रहता है, बचा हुआ पानी रहता है। और याद रखना, पानी और स्टीम जब भी साथ में रहेंगे उनका टेम्परेचर सेम रहेगा, उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, अब इसके बाद जब आपके पास में अभी भी हीट है, आप हीट और देना चाहते हो, लेकिन अब आपके पास में पूरा स्टीम बन चुका है, आप फिर भी हीट दे रहे हो, तो अब जो स्टीम रहेगा वो सुपर हीट होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो स्टीम है वो सुपर हीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब हीट अगर आप दे रहे हो तो वो हीट के वजह से सेंसिबल हीटिंग होगा। सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है टेम्परेचर में बढ़ाव होना, लेटेंट हीट का मतलब होता है फेज में चेंज होना। तो सेंसिबल हीटिंग अगर हो रहा है तो अब वो स्टीम सुपर हीट होगा, और सुपर हीट होने का मतलब हो गया अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता।
इस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो विद द फर्दर एडिशन ऑफ हीट और एंथैल्पी द टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट द जोन इज कॉल्ड एज सुपरहीटेड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी टी सूप डिग्री सेल्सियस सुपरहीटेड स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम टी सूप डिग्री सेल्सियस। ओके, पर चलो ये लाइन में जब लाइन टेढ़ी है तो उसको सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, उसको सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। इसको लेटेंट हीटिंग कहते हैं। जब फेज चेंज होता है तो उसको लेटेंट हीटिंग कहते हैं। लेटेंट हीटिंग के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता, और इसको भी सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, इसको भी सेंसिबल हीटिंग कहते हैं क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर बढ़ता। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक टीएच डायग्राम जब आप किसी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। इसी में ये एक पर्टिकुलर प्रेशर का लाइन है। ओके, इस दौरान कोई तो पर्टिकुलर प्रेशर है, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहते हैं। मतलब ये होता है किस प्रेशर पे आपने पानी को स्टीम में पाइप में भेजा है, वही प्रेशर लास्ट तक मेंटेन रहता है अप्रोक्सीमेटली। अगर सपोज आप लोगों ने हाई प्रेशर स्टीम भेजा रहेगा तो उसका जो लाइन रहेगा वो ऐसा जाएगा, थोड़ा हाई प्रेशर का लाइन ऐसा जाएगा, उसका लेटेंट हीट का लाइन ऐसा यहाँ पे रहेगा, लेटेंट हीट का लाइन यहाँ पे ऐसा रहेगा, और फिर आगे का सुपर हीट का लाइन ऐसा रहेगा। ओके, ये ऐसा रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा लो प्रेशर का स्टीम भेज रहे हो, ओके, थोड़ा सा अगर लो प्रेशर का स्टीम भेज रहे हो तो लो प्रेशर का स्टीम जो रहेगा उसका लाइन ऐसा रहेगा, उसका कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑफ लेटेंट हीटिंग नीचे ऐसे रहेगा। ओके, ये ऐसे रहेगा, और ये यहाँ पे सुपर हीटिंग का लाइन ऐसे रहेगा। ऐसे ही हर प्रेशर का अपना एक लाइन होता है, ऐसे ही हर प्रेशर का अपना एक लाइन होता है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो एक लाइन से, मतलब ऐसे यहाँ पे जो भी प्रेशर की लाइनें रहेंगी सभी के पॉइंट को जब ज्वाइन करते हो तो उसका लोकस जो कहलाता है उसको लिक्विड लाइन कहते हैं, सैचुरेटेड वाटर लाइन कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड होता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, और फिर ये सारे जो लाइन होते हैं इनको जब आप ज्वाइन करते हो इनको वेपर लाइन कहते हैं, इसको वेपर लाइन कहते हैं। इसके अंदर वेट होता है स्टीम और इसके बाहर सुपर हीट होता है स्टीम। ओके, और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये कर्व पे पर्टिकुलर प्रेशर का लाइन होता है, वो डायरेक्टली ऐसे ऐसे जाता है, मतलब उसमें वेट जोन नहीं आता। सैचुरेटेड पानी होता है, अचानक से सैचुरेटेड स्टीम बन जाता है एक ही पॉइंट पे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता, वहां पे डॉट पे ही डायरेक्टली फेज चेंज होता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे डायरेक्टली ऊपर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहेगा कि ये डायग्राम बना कैसे था। ओके, ये डायग्राम बना कैसे था। इसको कहते हैं वेट जोन, इसको कहते हैं लिक्विड जोन, इसको कहते हैं वेपर जोन। ये सब कुछ हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था और मैंने आपको एक क्विकली रिवाइज करने की कोशिश की है। कोई डाउट है? वेट जोन कौन सा बोला? क्या डियर? इसको वेट जोन, इसको वेपर जोन कहते हैं। सर बीच में तो आपने कहा था कि स्टीम ड्राई रहती है, तो वेट जोन कैसे हो गया वो? मतलब अगर पानी का ट्रेस नहीं रहेगा। अबे ढेले, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने इस पॉइंट पे बोला था। अच्छा, ओके, सॉरी। और वो टीएस क्या है? मतलब वो सैचुरेटेड टेम्परेचर का? हाँ, सैचुरेटेड टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ तक टीएस रहता है। ये लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे टीएस रहता है। ओके, मतलब ये लाइन टेढ़ा होके ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये बात ड्रॉ करना है क्या? नहीं भाई, कुछ ड्रॉ नहीं करना है, मैं खाली आपके लिए बना के दिया हूँ। जो मैं ड्रॉ करने के लिए दूंगा वो एक लाइन रहेगा सिर्फ। देखो अभी ये सब मिटा रहा हूँ। क्या बात है, आप बहुत अच्छे डियर। ये लाइन खाली काफी आपको बनाने के लिए, वो सब कुछ बनाते बैठेंगे तो घान हो जाएगा। गाइस, आपको ये सब समझ में आ गया अगर, तो लेट अस टॉक अबाउट नाउ एंथैल्पी। ये एंथैल्पी हमको एक ही प्रेशर में अभी फिलहाल डील करना है। दो प्रेशर जब भी सिखाऊंगा तब बताऊंगा, टरबाइन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर पे एंथैल्पी समझते हैं। अगर मैं यहां तक एक लाइन बनाता हूं, येलो लाइन दिख रहा है क्या? दूसरा कलर लो ना, थोड़ा मोटा बनाता हूं, यहां से यहां तक। ओके, यहां से यहां तक, जीरो से लेके यहां तक जो एंथैल्पी होती है इसको बोलते हैं HF, इसे बोलते हैं HF। देन पूरा बीच का जो लाइन है, ये इधर से लेके इधर तक,
इसको बोलते हैं HFG, इसको बोलते हैं HFG, HFG। ओके अच्छा, दोनों के एडिशन को मतलब आप यहां से लेके यहां तक जब बोलोगे लाइन, तो उसको बोलते हैं HG, उसको बोलते हैं HG। ओके अच्छा, और लास्ट तक का अगर कोई लाइन बना रहे हो आप, लास्ट तक, शुरू से के लास्ट तक, ओके शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब आप यहां से पूरा अगर इसको ऐसे यहां तक बनाओ, पूरा आप अगर पूरा 0 से लेके यहां तक अगर ये लाइन मारते हो तो इसको बोलते हैं H सूप, इसको बोलते हैं H सूप। ओके तो ये आपको इधर समझना चाहिए कि फॉर्मूलास कहां से बने हुए हैं। ये यहां से लेके यहां तक HF कहलाता है, सिर्फ वेट जोन को HFG कहते हैं, इसको लेटेंट हीट भी कहा जाता है। ओके लेटेंट हीट भी कहा जाता है HFG। 0 डिग्री सेल्सियस पानी को सैचुरेटेड बनाना रहे तो उसको HG कहते हैं, और पूरा 0 से लेके यहां तक के हीट को H सूप कहते हैं। स्टीम टेबल में आपको H सूप के लिए सेपरेट टेबल दिया जाता है और ये तीनों वैल्यू के लिए सेपरेट टेबल दिया जाता है। इस यूनिट को भी स्टीम टेबल लगेगा क्या? हाँ, ये चैप्टर को स्टीम टेबल के बिना सॉल्व नहीं कर सकते आप। अरे हमारे पास नहीं है। टेंशन मत लो ना, मैं सब शेयर करूंगा, डोंट वरी। मैं हर क्वेश्चन में स्टीम टेबल खोल के दूंगा, कुरियर करते, और मैं आपको स्टीम टेबल का PDF भी ग्रुप पे डाल दूंगा। थैंक यू डियर। फ्री में क्या? सुनो ना डियर, अच्छा ये H सूप जो है यहाँ से यहाँ तक है, HF है जो यहाँ से यहाँ तक है, HFG जो है ये बीच का है, HG इनका एडिशन है। अच्छा ये देखो, इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट और इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो बहुत इजी है। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला होता है mCp/dt, mCp/dt, और यहां पे भी आ जाएगा mCp/dt, dt मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt Ts माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे dt क्या हो जाएगा, T सूप माइनस Ts हो जाएगा। लेटेंट हीट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेटेंट हीट का फॉर्मूला सिंपली m इंटू HFG हो जाएगा। आप लोगों ने HT में कई बार यूज किया है। m इंटू CP/dt यहां से यहां तक का हीट है, m इंटू HFG यहां से लेके यहां तक हीट है, mCp/dt यहां से लेके यहां तक हीट है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके आपको ये सारे वैल्यूज निकालने रहते हैं। मतलब कोई मुझे अगर HF की वैल्यू बोल दे तो HF की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा HF की वैल्यू CP/dt होती है, CP/dt, ओके CP/dt, क्योंकि H स्मॉल लेटर में हो जाता है, उसको स्पेसिफिक बोलते हैं, वो पर केजी के लिए रहता है, तो उसमें मास नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने देखो यहाँ पे HFG लिखा लेकिन यहाँ पे MHFG लिखा, ये टोटल Q की वैल्यू हो जाती है हीट की, ये टोटल Q की वैल्यू हो जाती है हीट की, ये भी टोटल Q की वैल्यू हो जाती है हीट की। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ HF की वैल्यू क्या है, तो HF की वैल्यू CP/dt होती है, CP/dt। अच्छा CP क्या रहेगा यहाँ पे, ये CP लिक्विड का रहेगा 4.187, पानी का, याद रखने का हमेशा 4.187। ओके अच्छा dt क्या रहेगा, dt रहेगा Ts माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, Ts माइनस 0, ओके Ts माइनस 0, ये Ts रहेगा, ये 0 रहेगा, तो सिंपली Cp इंटू Ts बिकम्स योर HF। ओके Cp इंटू Ts बिकम योर HF। एक सेकेंड सब हो गया गाइस, आपको HF की वैल्यू आप सिंपली Cp इंटू Ts किया तो भी आपको HF आ जाएगा। अच्छा इसको डिग्री ऑफ सुपर हीट कहते हैं, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट, मतलब यहां से यहां तक सुपर हीट में कितना हीट लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा, इधर जो आएगा Cp, ये आएगा Cp वेपर। Cp वेपर का कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, हर प्रेशर पे Cp वेपर अलग होता है। लिक्विड का Cp किसी भी प्रेशर पे सेम होता है, लेकिन वेपर का Cp किसी भी प्रेशर पे सेम नहीं होता है। इसका रेंज होता है लाइक 1.66 से लेके 2.1 के आसपास कुछ तो होता है, 2.3 के आसपास। तो ये वैल्यू आपको हर प्रेशर पे स्टीम टेबल से मिलती है, लेकिन आपको ये यूज नहीं करना पड़ेगा कभी भी, ये आपको कभी यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको स्टीम टेबल से डायरेक्टली H सूप, S सूप निकल आता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, और अगर नहीं निकल आता है तो वो CP वेपर क्वेश्चन में देंगे। चलो ये हो गया बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स की। आप क्या करो, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, एग्जैक्टली यही चीज बस अपने पहले पेज में फटाक से बना लेते, शुरू करते। पहले पेज में, चैप्टर के पहले पेज, आप तब तक इडली खा लो वैसा यूनिट 4। सुनो देखो यार, मैंने अभी आपको एंथैल्पी के बारे में बता दिया, एंथैल्पी आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ रहे हो स्टीम टरबाइन। टरबाइन
में बेसिक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? व्हाट हैव यू स्टडीड इन पास्ट इन सब्जेक्ट्स लाइक थर्मोडायनेमिक या फिर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग? वहां पे स्टीम टरबाइन में एक टर्म बोलते थे वो लोग, क्या बोलते थे? स्टीम इज एक्सपांडेड इन द टरबाइन एंड वर्क इज जनरेटेड। ये सुना रहेगा आप लोगों ने? ये हमने सुना रहता है लेकिन समझा नहीं रहता है, फील नहीं हुआ रहता है कि नक्की काय होता है। मतलब मेरा ये क्यूरियस क्वेश्चन था जब मैं स्टूडेंट था कि भाई बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, यही नहीं समझ में आता था। कि ठीक है वो बोल के निकल गए लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहे हैं। दैट यूज्ड टू बी माय क्यूरियस क्वेश्चन कि भाई नक्की काय मनता है। तो जरा आप उसको समझते हैं, ठीक है? पहले ब्रॉडली समझेंगे एंड देन इसी सब्जेक्ट में उसको इन डिटेल समझना है। देखते जैसे कि मैं भी आपके सामने एक स्टीम टरबाइन का बेसिक डायग्राम बनाता हूं, एकदम बेसिक, जो आप लोगों ने देखा रहेगा आपके थर्मोडायनेमिक्स में। ये ऐसा एक छोटा हिस्सा रहता है इधर, और ऐसा इस तरह से स्टीम टरबाइन दिखाया गया रहेगा आप लोगों को। इस तरह का शेप दिया रहता है। इसमें बोला जाता है कि भाई इसमें स्टीम एंटर कर रहा है, ऐसा इसमें ऐसा स्टीम एंटर करता है इधर, और कंडेंसेट बाहर निकलता है इधर, और बदले में ये क्या करता है? बदले में ये वर्क बना के देता है, बदले में ये वर्क बना के देता है। कुछ ऐसा डायग्राम देखा क्या आपने कभी? इसमें इधर स्टीम आता है, ओके, और इधर कंडेंसेट आता है, इधर कंडेंसेट आता है, और यहाँ पे वर्क मिलता है, पावर। जनरेटर का डायग्राम बनाया रहता है मोस्टली, ऐसा कुछ तो, ऐसा बिजली का, ओके। आपको यहाँ पे पावर मिलता है। ये है आपका स्टीम टरबाइन का बेसिक कन्वेंशनल डायग्राम। स्टीम टरबाइन का बेसिक कन्वेंशनल डायग्राम है ये। अच्छा, ये डायग्राम में होता क्या है? आपको ऐसा इंग्लिश में लाइन चिपकाया जाता था। वो आपको क्या कहते थे? इन अ स्टीम टरबाइन ए हाई प्रेशर हाई एंथैल्पी स्टीम। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे हाई प्रेशर हाई एंथैल्पी स्टीम। ये हो जाएगा इधर हाई प्रेशर हाई एंथैल्पी, हाई प्रेशर हाई एंथैल्पी स्टीम इज सप्लाइड, एंड उसके वजह से पावर मिलता है। तो लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? कोई मुझे बता सकता? किसी को समझा था कि ये वहां पे क्या हो रहा था? कोई बच्चा? हाँ सर, बताओ ना डियर। सर ऐसी स्टीम जिसका प्रेशर हाई होता है और मतलब उसमें हीट भी ज्यादा होती है, वो एंटर होती है। एंटर होने के बाद उसका जो टेम्परेचर है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ता ना, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ता और टेम्परेचर भी बढ़ता, और जो स्टीम है ना, स्टीम एक्सपांड होती। सर ऐसा मतलब पावर इंजीनियरिंग में सिखाया था। जो भी आपने सीखा है बहुत ही गलत सीखा है डियर। और कोई? अच्छा, अभी मैं इसके लिए रिकॉर्डिंग बंद करके कुछ ध्यान दो। गितेश भाई नाराज नहीं होते, सुनते, ध्यान दो गाइस। सबसे पहले तो यहां आज आपको अपॉर्चुनिटी है इस चैप्टर में सीखने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या है, क्यों उसको वर्ड एक्सपांशन बोलते हैं। एक चीज याद रखो, कोई भी चीज जादू नहीं होती है, ओके। मेरे लिए तो ऐसा था कि बोल दिया है तो अंदर कुछ हो रहा होगा, है ना, और क्योंकि वो समझने की औकात नहीं थी अपनी तो अपन मान लेते ठीक है, ओके गाइस। उन्होंने एक ही लाइन में हमें समझाया रहता है, बस उसी को हमें बाइफरकेट करना है। वो कहते हैं कि स्टीम एक्सपांड होती है और पावर बनता है, बस इतना ही बोलते हैं, ओके। बट इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों ने अभी टरबाइन सीखा है, जब आपने टरबाइन सीखा है तो आपको मालूम है कि टरबाइन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। सही बात है? ओके। इंपल्स टरबाइन का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा डियर? पानी का जेट टरबाइन को इम्पल्स देता और टरबाइन मतलब, घूमता, इसकी वजह से। लेमैन टर्म में धक्का मारो और आगे बढ़ो, बराबर है ना। मतलब ब्लेड पे स्टीम या पानी ने धक्का मारा इसलिए वो ब्लेड घुमा, दैट इज इंपल्स टरबाइन। परफेक्ट। एंड सेकंड जो होता है वो रिएक्शन टरबाइन होता है। रिएक्शन टरबाइन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन की वजह से घूमता सर वो। मतलब क्या? देखो अभी अपने घर में छोटे बच्चे, मम्मी पापा को भी कभी अगर बताना हो तो क्या बोलोगे?
धक्का मारो तुरंत समझता है सबको। ऐसे रिएक्शन का मतलब क्या? रिएक्शन का मतलब ये हो जाएगा, आप कह सकते हो जैसे आप किसी जमीन पे चलते हो तो आप जमीन पे धक्का देते हो, है ना। अगर मैं किसी जमीन पे से चलना चाहता हूं तो मैं अपने पैरों से जमीन पे धक्का देता हूं, बराबर। अच्छा, अगर मैं ये धक्का दूं और मुझे जमीन जगह पे ना मिले, जमीन सरकती हुई मिले, तो क्या मैं आगे जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। लेकिन हमको ये जमीन क्या करती है, मैं जब धक्का देता हूं तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगा के वो हमें आगे भेज देती है, बिकॉज हमें धक्का मिलता है जमीन द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा। लेकिन अगर ये जमीन की इतनी औकात नहीं है कि मुझे धक्का दे, तो शायद मेरे ये चलने के कारण ये पीछे जाना शुरू कर देगी, बराबर। क्योंकि मेरे पैरों का धक्का, जैसे कार्टून नेटवर्क में वो टॉम एंड जेरी जगह पे ऐसे दौड़ते रहते हैं तो सारा कारपेट पीछे 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 जाने लगता है, बराबर। आप लोगों ने देखा रहेगा, जगह पे ही दौड़ते रहते हैं, जगह पे ही दौड़ते रहते हैं, क्योंकि वो पूरा कारपेट जो है पीछे 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 जाने लग जाता है, क्योंकि इनफ फ्रिक्शन नहीं मिलता, इसलिए वो आगे नहीं जा पाते। रिएक्शन टरबाइन में दोनों होता है, पानी आगे जाता रहता है और साथ ही साथ ये जमीन उस रिएक्शन की वजह से पीछे जाने लगता है। ये जमीन कुछ और नहीं, ब्लेड होता है। पानी जब आगे जाता है तो वो पानी का धक्का ब्लेड पे पीछे लगता है और धक्के के रिएक्शन की वजह से ब्लेड घूमने लगता है। दैट इज द रिएक्शन टरबाइन। या फिर दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कोई रॉकेट होता है, रॉकेट सबने दिवाली पे आग लगाई है, रॉकेट में बारूद नीचे की तरफ जाता है इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है, बराबर। एग्जैक्टली वैसे ही टरबाइन काम करता है। पानी जब बाहर निकलता है तो पानी के निकलने के कारण वो ब्लेड आगे की तरफ जाता है। ऐसे ही मान लो किसी एक, मैं ऐसे ही बोलता हूं तो मेरा सिरी जाग जाती है। अच्छा, ऐसे मान लो कि यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा एक स्क्वायर बना दिया, ओके, एक स्क्वायर बनाया और वे स्क्वायर को बेरिंग लगा दिया बीच में यहाँ पे बेरिंग लगा दिया। बेरिंग लगाने का मतलब जैसे वो डांडिया नहीं रहता क्या, डांडिया को ऐसे उंगली पे घुमा सकते हैं तो बीच में बेरिंग होता है उसमें, इसलिए आप घुमा सकते हैं। ऐसा डांडिया देखा आप लोगों ने? फिर घुमाया भी है। ओके, घुमाया भी है, वेरी गुड। उसके बहाने आपने बहुत कुछ घुमाया रहेगा। यहाँ पे ये डांडिया को अगर आपको ऑटोमेटिक घुमाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप रॉकेट लगा दो यहाँ पे, आप ऐसा रॉकेट लगा दो इधर भी, ऐसे रॉकेट लगा दो इधर भी, ऐसे रॉकेट लगा दो इधर भी। रॉकेट बोला तो चलो चलो मेरा रॉकेट उल्टा हो गया वो। ये रॉकेट ऐसे लगा दो और ये रॉकेट ऐसे लगा दो। अब ये चारों रॉकेट लगा दो और चारों के पिछवाड़े में आग लगा दो। गलत बात है। यहाँ से आग, यहाँ से आग, यहाँ से आग, यहाँ से आग। ये आग के वजह से क्या होगा, ये सारे रॉकेट आगे जाना चाहेंगे और बदले में ये व्हील ऐसे घूमेगा, बराबर है कि नहीं? बराबर। रिकॉर्डिंग चालू है, अश्लील बातें कर रहा है लोंडा। रिकॉर्डिंग चालू है, बराबर है। अश्लील थोड़ी बोला भाई, कंसेप्चुअल बोला। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पिछवाड़ा कंसेप्चुअल है ना। पिछवाड़ा क्या है? जाने दो सर, फ्लो में जो बोल होता है गए। वो बोलना पड़ता है भाई। पोतली की नहीं पोतली? देखो यहाँ पर से जब ये आग निकलेगी पिच्छू से तो ये आग के कारण रॉकेट आगे जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे रिएक्शन टरबाइन भी काम करता है। ये आग को मान लो पानी या स्टीम है और ये पानी या स्टीम ऐसे जब बाहर निकलते हैं तो बदले में रिएक्शन तैयार करते हैं और टरबाइन घूमता है। अच्छा, ये बेसिक लॉजिक है, ठीक है, रिएक्शन का लॉजिक। अच्छा, फिर हम लोगों को समझ में आता है कि एग्जैक्टली हर पार्टिकल पे क्या बीत रही थी। वो जब आगे बढ़ रहा था तो कैसे उसका प्रेशर गिर रहा था, काइनेटिक बन रहा था, वो काइनेटिक ब्लेड के साथ वो शेयर कर रहा था। जब काइनेटिक ब्लेड के साथ शेयर कर रहा था तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ब्लेड घूम रहा था। ये हो गया उस एनर्जी को बाइफरकेट करना। ओके, तो अब यहां पर भी कुछ वैसा होता होगा, लेकिन याद रखना टरबाइन सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से घूमता है। सीधी सी बात है, मैं अगर किसी को धक्का दे रहा हूं तो मेरे उस धक्के के कारण वो आगे जा रहा है। मैं किसी को काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, मोमेंटम दे रहा हूं, इसलिए वो आगे जा रहा है।
टरबाइन के ब्लेड्स भी इसीलिए घूमते हैं क्योंकि उनको कहीं से काइनेटिक एनर्जी मिलता है, चाहे वो वाटर का टरबाइन हो चाहे वो स्टीम का टरबाइन। बराबर। ओके, मुझे बात बताओ, ये तो एक्सपेरिमेंट सबने किया रहेगा, ये मैंने कई बार आपको बताया रहेगा। मतलब अभी अगर आप अपने लंग्स, ओके, आपका एकमात्र गुब्बारा जो आपके बॉडी में लंग्स में हवा भर लो, और लंग्स में हवा भर के अगर आपने ब्रश किया रहेगा तो ये चेक करना, आप अपने हाथ पे वो पूरी हवा ब्लो करो, यू फील द एयर इज हॉट, राइट? इट इज वेरी हॉट। हॉट होना मतलब उसमें एंथैल्पी है। हाँ, ब्रश किया रहेगा तो चेक करना, नहीं तो बेस हो जाएगा। झटका लग गया। हाँ देखो, एक खांसी आ गई, खुद का एयर चेक किया तो। सुनते गाइस, आप अपने लंग्स में हवा भरो और चेक करो, इट फील्स रियली हॉट। नाउ डू वन थिंग, टर्न द क्रॉस सेक्शन स्मॉलर, दिस वाज बिगर क्रॉस सेक्शन, टर्न द क्रॉस सेक्शन नैरोअर, it behaves like a nozzle, and then blow. The air is colder. हाँ बराबर। ओके, कोल्ड लेकिन ज्यादा दूर तक भी जा रही है ना। हाँ, ये बच्चा स्मार्ट है। देखो, ये हॉट एयर को फील करने के लिए मुंह के पास हाथ लाना पड़ रहा है। अगर तुम 2-3 इंच दूर करोगे तो हवा हाथ तक पहुंचेगी ही नहीं। कितना भी तुम्हारे लंग्स में ताकत हो या कहीं पर भी ताकत हो, तुम इसको दूर तक पहुंचा नहीं सकते हो। कहीं पर मतलब ऐसी बात है। पेट में भी ताकत हो, लंग में भी ताकत हो, तो भी आप इसको 2-3 इंच के आगे तक नहीं पहुंचा सकते हो। बहुत हवा मारी आपने है। लेकिन ध्यान से सुनो महाजन भाई, लेकिन अगर तुम ये मुंह का क्रॉस सेक्शन छोटा कर दो, बहुत दूर तक हवा पता चलती है। ये दूर तक जो हवा गई, क्यों गई? क्योंकि हवा के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी पहले क्यों नहीं थी? एरिया बड़ा था। क्योंकि उसके पास में एक हीट एनर्जी थी और वो बड़े क्रॉस सेक्शन से निकल जा रहा था। एनर्जी थी उसके पास पहले भी उतनी ही। मैंने पता क्या किया, मैंने जब ये मुंह का क्रॉस सेक्शन छोटा किया तो ये मेरा मुंह नोजल की तरह बिहेव किया। उस नोजल ने उसी हीट को गिरा दिया, इसलिए वह हवा ठंडी हो गई। उस नोजल ने उसी हीट को गिरा दिया, इसलिए हवा ठंडी हो गई और बदले में उसको मिली बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही स्टीम टरबाइन काम करता है। हाई एंथैल्पी का स्टीम, इमेजिन करो तुम्हारे लंग्स में जो हीट थी वो तुमको फील हो गया। अगर ऐसा ही बॉयलर बहुत सारा हीट दे और फिर एक कोई नोजल लगा दो तो वो हीट को पूरा गिरा देगा और बदले में बहुत हाई काइनेटिक का स्टीम तैयार करेगा। और ये हाई काइनेटिक का स्टीम जब आप किसी ब्लेड पे मारोगे तो ब्लेड घूमेगा ना। यही होता है टरबाइन में। कोई बताया ही नहीं हमको, कुछ होता ही नहीं कुछ अलग। आपने बताया ना पर एक डाउट था, अगर हम भगवान हो आप, भगवान, अगर हम मुंह का मतलब वो क्रॉस सेक्शन छोटा करेंगे तो हवा ठंडी लगती है हाथ को, फिर आगे तो फिर अगर नोजल से निकला तो वो भी ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी ना। तभी तो लिखा है हाई प्रेशर हाई एंथैल्पी स्टीम कंडेंसेट। ये बहुत हॉट होता है, ये कोल्ड होता है डियर। मतलब स्टीम इसको ब्लेड को टकराते हुए खाई रहती है और घूमने के बाद वो ठंडी हो जाती है क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने काइनेटिक एनर्जी जब बनाया तो ही ठंडी थी ना। हाँ, पहले से ठंडी। मैंने नोजल में ही उसको ठंडा कर दिया। अच्छा, क्योंकि मेरे लंग्स में मेरे अंदर इतनी हीट नहीं है इसलिए कोल्ड हवा ही है। वहां पे बहुत हॉट स्टीम है इसलिए इतना कोल्ड नहीं आता कि छू के मजे ले सको। इट इज लाइक आईसी इंजन में तुम इतना सारा हीट फेंकते हो तब जाके साइलेंसर से जो हीट आती है उसको अपन कोल्डर फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन वो कोल्ड अपने छूने लायक होती है क्या? नहीं, साइलेंसर गर्म रहता है ना उस वक्त भी। जो साइलेंसर की गर्मी है उसको कोल्डर फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि जो इंजन के इनलेट पे हीट है वो उससे कई गुना ज्यादा होता है। रिलेटिविटी म्हणजे इनलेटचा जो येतो तो 1000 डिग्री सेल्सिअस असेल आणि बाहेर जो येतो तो 100 असेल, म्हणून तो कोल्डर आहे, पण तो 100 आपल्यासाठी खूप आहे। ओके,
म्हणून आपण त्याला हॉट म्हणतो. पण आयसी इंजिन साठी तो हॉट ऍक्च्युअली कोल्डर फ्लुइड आहे. बरोबर. स्टीम टरबाइन में ब्लेड को क्या कौन सी टफ रहेगी, स्टीम ठंडी या गर्म? स्टीम टरबाइन में भी कंडेंसेट जो है वो हाई प्रेशर हाई स्टीम से ठंडा होगा, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए वो गर्म ही होगा. मतलब ये बहुत गर्म रहेगा, 100 150 200, और ये शायद 50 60 70 80 रहेगा. जेपा इट इज सो इजी. अच्छा, मुंह का क्रॉस सेक्शन कम होने का मतलब होता है प्रेशर का गिरना. नोजल प्रेशर को गिराता है. आप जब भी ऐसे करते हो तो मुंह के जस्ट पीछे हाई प्रेशर होता है, मुंह के जस्ट बाद में लो प्रेशर होता है. एग्जैक्टली ऐसे ही स्टीम टरबाइन में भी होता है. एक हाई प्रेशर हाई एंथैल्पी का स्टीम कोई तो इनलेट पे होता है और उसको स्टीम टरबाइन में भेजते हैं, तो उसका नोजल उसका प्रेशर गिरा देता है. उसका नोजल उसका प्रेशर गिरा देता है. तो ऐसे प्रेशर गिर जाता है उसका, ऐसे उसका प्रेशर गिर जाता है. ये बाहर की तरफ भी जा सकता है, अंदर की तरफ भी जा सकता है, बट मैं उसको अंदर की तरफ लेके जाता हूं. ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से गिरा देता है. तो बदले में आपको क्या मिलता है? 0.1 0.2 के मुकाबले 0.1 0.2 के मुकाबले 0.2 का एंथैल्पी कम रहेगा. इसलिए मैंने लेफ्टवर्ड बनाया इसको. ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, किधर भी जा सकता है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे जा सकता है. ओके, क्यों? बस इतना याद रखो, H1 will be more than H2, and when the enthalpy drops, it is that enthalpy drop म्हणजे काय? H1 minus H2 is the value of enthalpy dropped. यही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूजफुल काइनेटिक एनर्जी जो स्टीम को मिलती है, और उस काइनेटिक एनर्जी से स्टीम ब्लेड पे टक्कर मारता है और ब्लेड घूमता है, शाफ्ट घूमता है, पावर बनता है. ये होता है हाई प्रेशर P1, ये होता है लो प्रेशर P2. बेसिक आइडिया आ गया सभी को? ये स्टीम टरबाइन का एप्लीकेशन कहाँ पे है, मतलब रेगुलर यूज में होता है क्या? मतलब ये स्टीम टरबाइन कहीं जगह पे डायरेक्टली भी यूज किया जाता है और कई जगह पे एज ए सेकेंडरी सिस्टम यूज किया जाता है. सेकेंडरी मतलब जैसे गैस टरबाइन जहां जहां होता है. गैस टरबाइन आप जानते हैं? सुना आपने गैस टरबाइन? नहीं सुना है, लेकिन पता नहीं क्या होता है. देखो, जहां पे पानी है बहुत, वहां हाइड्रोलिक टरबाइन होते हैं. अपने आसपास पानी के टरबाइंस हैं, बिकॉज पुणे हैज गॉट लॉट्स ऑफ रिवर. लेकिन मुंबई को थोड़ा सा इश्यू है, मुंबई के पास इतने रिवर नहीं है, तो मुंबई में शायद पनवेल में गैस टरबाइन है. वो जो गैस टरबाइन है वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे कंप्रेस्ड एयर लिया, जैसे आईसी इंजन होता है ना, हवा दो, पेट्रोल फूको और इंजन घुमाओ. जनरेटर आपको पता रहेगा जनरेटर क्या करता है. अब वही जनरेटर अगर तुम बड़ा कर दो ना, बहुत बड़ा कर दो ना, तो उसको गैस टरबाइन बोल सकते हो आप. बस उसमें आईसी इंजन की जगह पे टरबाइन होता है. टरबाइन कैसा होता है? इट इज लाइक द एरोप्लेन का प्रोपेलर. एरोप्लेन का प्रोपेलर आप लोगों ने देखा हुआ रहेगा, रैमजेट सर. हाँ बराबर, जेट इंजन रहता है जो. इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं. रैमजेट होता है, जेट भी होता है, प्रोपेलर भी होता है, बहुत सारे होते हैं. ओके, जेट इंजन में रैमजेट होता है डियर. आपको बहुत सारे ऐसे गैस टरबाइन के एप्लीकेशन देख सकते हो, हम सीखेंगे बाद में. मेरे को जब भी टर्बो मशीन था ना, तो हमको एक और यूनिट था आपके इन सभी के अलावा. ये सब यूनिट के साथ साथ एक और यूनिट था गैस टरबाइन, जिसमें जेट इंजन भी था. तो मौका मिलेगा तो आपको समझाऊंगा, लेकिन वो आपको बी में सीखने का मौका मिलेगा. बी में डब्ल्यू बोल के एक सब्जेक्ट है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया वो यूनिट. ठीक है, बाद में देखेंगे लगे तो. फिलहाल आपको इतना समझना चाहिए कि जो गैस टरबाइन होता है, गैस टरबाइन में हवा ली जाती है बाहर से और फ्यूल डाला जाता है और हाई एंथैल्पी का गैस बनाया जाता है, और वो गैस को टरबाइन के पास फेंक के टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली बनाई जाती है. जो एग्जॉस्ट निकलता है वो एग्जॉस्ट अभी भी काफी गर्म होता है, जैसे आपके गाड़ी में होता है, गाड़ी का एग्जॉस्ट गर्म होता है ना. तो ये जो हीट होती है, जो वेस्ट होने वाली रहती है, इस हीट को बॉयलर के पास भेज दिया जाता है. इस हीट को बॉयलर के पास भेज दिया जाता है. और भी कुछ जो बचा खुचा गंदा हीट रहता है, जो वेस्ट ऑफ एनर्जी होते हैं, जो शायद से ऐसे पानी में बहा दिया रह जाए, उनको भी लिया जाता है. इन सभी हीट को बॉयलर के पास फेंक के बॉयलर में पानी से स्टीम बनाया जाता है, और फिर उस स्टीम से स्टीम टरबाइन घुमाया जाता है. इस तरह से वेस्ट एनर्जी को भी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. तो ऐसे कई जगह पे स्टीम टरबाइन यूज किया जाता है.
तो कहीं ना कहीं मल्टी स्टेजिंग बोलोगे या फिर कंपाउंडिंग बोलोगे, जहां पे करके आपके स्टीम टरबाइन एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, पैसा बचाती है। तो स्टीम टरबाइन में मेन सोर्स है बॉयलर का स्टीम, हॉट स्टीम, और वो स्टीम फिर भेज के बिजली बनाई जाती है। अच्छा, कंडेंसेट जो होता है, वो कंडेंसेट के बाद में एक और एप्लीकेशन आता है जिसको कूलिंग टावर कहते हैं। कूलिंग टावर बड़े बड़े टावर्स होते हैं, चिमनी की तरह होते हैं, जिनमें ये पानी को भेज के पानी को कोल्डर पानी बनाया जाता है। ये पानी कंडेंसेट जो होता है वो वेट स्टीम भी हो सकता है या फिर हॉट वाटर भी हो सकता है। ये वेट स्टीम भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे इस टाइम पे तो वेट स्टीम ही दिख रहा है 2' और 2"। ऐसा भी हो सकता है। इसको फिर टावर में भेज के पानी बनाया जाता है और फिर उस पानी को वापस से बॉयलर के पास भेजा जाता है। क्या बातें समझ में आई सभी को? हाँ सर। ओके बच्चा लोग, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो यूनिट है, इसको तरीका होता है समझने का। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक आपको इंटरेस्ट ना आए, तब तक पढ़ने में मजा भी नहीं आता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले मैं आपको इंटरेस्ट बना दूं, इसको आपको फील करवा दूं, और आपको फील हो जाता है कि हाँ ये मजेदार टॉपिक है, तब आपको ये समझ में आता है और आपको मजा भी आता है। हम लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बोलते हैं ये हाई प्रेशर हाई एंथैल्पी, ये वाला स्टेट है। ये वाला जो लाइन है ना, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये इस स्टेट पे पानी यहाँ पे एंट्री मारा है, ये रहेगा आपका 1 पॉइंट। ओके, तो मैं 1 अगर यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये 1 रहेगा, और फिर ये 1 जब भी टरबाइन में जाता है तो टरबाइन में ये ऐसे प्रेशर गिराया जाता है। इट कैन बी एनी, कोई भी स्टेटस हो सकता है। यहाँ पे ये 2 रहेगा, ये बाहर निकलता है। तो टरबाइन में प्रेशर को गिराया जाता है, बदले में काइनेटिक बनाया जाता है। अच्छा, प्रेशर को गिराने का मतलब होता है एंथैल्पी को गिराना। प्रेशर को गिराने का मतलब होता है एंथैल्पी को गिराना। अगर तुमको याद हो, एंथैल्पी का फॉर्मूला भी यही था, H = U + PV। तो आप जब भी H को गिराते हो तो अल्टीमेटली आप U एंड PV के कॉम्बिनेशन को अफेक्ट करते हो। तो देखा यह जाता है कि यहाँ पे H गिरता है तो P भी गिरता है, एंड जब P गिरता है तो आपको हाई काइनेटिक स्टीम मिलता है या फिर वेट स्टीम मिलता है। अच्छा, प्रेफरेबली देखा जाता है कि ये 0.2 होना चाहिए। अगर ये 0.2 होता है तो दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। क्या दिक्कत होती है कि पानी आता है, और वो पानी जब ब्लेड पे गिरता है तो रस्ट वस्ट हो सकता है, इसलिए प्रेफरेंस 2 को दिया जाता है। लेकिन जब आप 2 को प्रेफरेंस देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ और नुकसान भी बेयर करना पड़ता है। जैसे कि आप 2 पे ही अगर स्टीम को बाहर फेंक दोगे तो मतलब उसमें अभी भी काफी गर्मी है जो यूज किया जा सकता है। तो अगर आप ब्लेड की सेफ्टी चाहते हो तो ये 0.2 प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो ये 0.2 प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और भी बातें बताऊंगा। फिलहाल उसी डायग्राम के नीचे यहां पे लिख देता हूं मैं, ये दोनों डायग्राम बना दो, ये दोनों डायग्राम बना दो, तो ये आपको पता चल जाएगा कि बेसिक वर्किंग ऑफ स्टीम टरबाइन कैसा होता है। ये है बेसिक वर्किंग ऑफ स्टीम टरबाइन। ओके, कल के लेक्चर में अपन नोजल और कंपाउंडिंग सीखेंगे। फिलहाल ये डायग्राम बना दो।